नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की। ये कहानी है उस सफर की कि कैसे एक जमाने की ऐतिहासिक महाशक्ति आज के आधुनिक भारत की पहचान गढ़ने का एक बड़ा केंद्र बन गई। ये दास्तां है ज्ञान की, विद्रोह की और संस्कृति की। पर एक सवाल मन में जरूर आता है कि जो धरती कभी प्राचीन ज्ञान और शिक्षा का गढ़ थी, वही धरती आधुनिक विद्रोह की जन्मभूमि कैसे बन गई? तो ये एक अजीब सी बात लगती है ना। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उस खालीपन से होती है जो नालंदा जैसे महान ज्ञान केंद्रों के तबाह होने के बाद पैदा हुआ था। और जानते हैं, इसी खालीपन में एक बिल्कुल नई व्यवस्था ने जन्म लिया। देखिए, यहाँ पे शिक्षा के दो मकसद थे और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ था नालंदा का लक्ष्य, जिसका मकसद था ज्ञान और इंसान का संपूर्ण विकास। तो वहीं दूसरी तरफ थी ब्रिटिश शिक्षा, जिसका एक ही मकसद था, साम्राज्य के लिए काम करने वाले क्लर्क तैयार करना। और इस नई व्यवस्था की नींव रखी गई 3 बड़े फैसलों से। 1813 में शिक्षा के लिए पहली बार फंड तय हुआ। फिर 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी को पढ़ाई लिखाई का माध्यम बना दिया। और आखिर में 1854 के वुड्स डिस्पैच ने पूरे सिस्टम को एक पक्का ढांचा दे दिया। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। जिन कॉलेजों को क्लर्क बनाने के लिए खोला गया था ना, वही कॉलेज क्रांतिकारियों की नर्सरी बन गए। मतलब विडंबना देखिए, कंट्रोल करने के लिए बनाई गई व्यवस्था ने ही राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दे दिया। और इसी राष्ट्रवाद की पहली और सबसे बड़ी चिंगारी 1857 के विद्रोह में भड़की। और इसमें बिहार ने एक ऐसे लीडर के नेतृत्व में जबरदस्त भूमिका निभाई जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वो नेता थे वीर कुंवर सिंह। और ये जो 80 का आंकड़ा है, ये उनकी उम्र थी। जी हां, 80 साल की उम्र में उन्होंने बिहार में विद्रोह की कमान संभालने के लिए हथियार उठा लिए थे। उन्होंने दानापुर के बागी सैनिकों को लीड किया और अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध की तकनीक से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उन्होंने लड़ाई को सिर्फ बिहार तक ही नहीं रखा, बल्कि उसे लखनऊ जैसे इलाकों तक फैला दिया और लॉर्ड ल्यूगार्ड और डगलस जैसे बड़े अंग्रेज कमांडरों का सामना किया। उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा किस्सा तब सामने आया जब डगलस से लड़ते हुए उनके हाथ में एक अंग्रेजी गोली लग गई। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी ही तलवार से अपनी बांह कोहनी से काटकर मां गंगा को अर्पित कर दिया, ये कहते हुए कि दुश्मन की गोली से ये अपवित्र हो गई है। कुंवर सिंह की वीरगाथा के बाद आजादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर पहुंची और इस बार बिहार गांधी जी के आंदोलनों का एक बहुत जरूरी सेंटर बना। बिहार में हुए ये 2 बड़े आंदोलन दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे लड़ाई और तेज होती जा रही थी। असहयोग आंदोलन में नेताओं ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, तो वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में छपरा में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सीधे सीधे ब्रिटिश कानून को चुनौती दी गई। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिदान की इंतहा हो गई, जब पटना सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे इन 7 छात्रों को उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और रामगोविंद सिंह को डीएमडब्ल्यूजी आर्चर के आदेश पर गोली मार दी गई। तो आज़ादी की लड़ाई के बाद अब वक्त था एक आधुनिक बिहार को गढ़ने का। चलिए देखते हैं कि इसका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा कैसे बना। देखिए, बिहार का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। 1912 में ये बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत बना। फिर 1936 में उड़ीसा भी एक अलग प्रांत बन गया और साल 2000 में इसके दक्षिणी हिस्से से झारखंड राज्य बनाया गया। आज की तारीख में बिहार भारत के उन गिने चुने 6 राज्यों में से एक है जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। इसका मतलब है कि यहां 2 सदन हैं, एक विधानसभा जिसमें 243 सीटें हैं और एक विधान परिषद जिसमें 75 सीटें हैं। राजनीति और प्रशासन से हटकर अब बात करते हैं बिहार की असली आत्मा की, यानी उसकी अनोखी और जिंदा दिल संस्कृति की। और इसकी आत्मा बसती है छठ पूजा जैसे महापर्व में। ये शायद दुनिया का अकेला ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूरज से पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। ये जीवन के पूरे चक्र के प्रति सम्मान और शुक्रगुजारी का प्रतीक है। एक और शानदार परंपरा है सोनपुर मेला, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहते हैं। इसका इतिहास मौर्य साम्राज्य तक जाता है और इसके बारे में कहावत मशहूर है कि यहाँ सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं उस कला की जिसने बिहार को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दी है।
जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग्स। ये एक ऐसी कला है जो पारंपरिक रूप से मिथिला क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बेटियों के जरिए आगे बढ़ती रही है। इसे मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल कोहबर यानी शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के कमरे को सजाने के लिए होता था। आज जगदम्बा देवी और सीता देवी जैसी पद्मश्री से सम्मानित कलाकारों की ये विरासत राधा कृष्ण और सीताराम के साथ साथ पर्यावरण जैसे मॉडर्न मुद्दों को भी अपनी कला में दिखा रही है। तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन काल के विद्वानों से लेकर आधुनिक दौर के क्रांतिकारियों तक बिहार ने हमेशा भारत की किस्मत को एक दिशा दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इसका अगला अध्याय क्या होगा।